तो भारत में इसके बारे में फिलहाल तो चिंता नहीं दिखती है, लेकिन अ, यूरोप में जो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, अ, उसमें जो मजे की बात है, मतलब यूरोपियन चुनावों को अगर आप उतना फॉलो ना भी कर रहे हो, है ना? हालांकि दुनिया भर में बहुत ज्यादा फॉलो किया गया है इसको। भारत भारत के चुनाव के साथ साथ जो है, भारत के चुनाव के नतीजे जो है वो 4 जून को आए। और जो अ, यूरोपियन यूनियन के चुनाव है वो हफ्ते भर के भीतर जो है वो उनके नतीजे आने लगे। तो सवाल ये उठता है कि इसको इस पर जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग जो है वो हिंदी मीडिया में मैंने नहीं देखा है। लेकिन अ, यूरोप की एक ख़ास छवि है हमारे दिमाग में, है ना? कि यूरोप जो है बहुत प्रगतिशील है और वहाँ पर बहुत कुछ सब कुछ खुला-खुला है। और समाज जो है काफ़ी खुले तौर पर जो है व्यवहार करता है ना? अ फ्रांस को आम तौर से लोग एफ टीवी से जोड़ते हैं, फैशन टीवी से जोड़ते हैं। फैशन टीवी एक ज़माने में जब सोशल मीडिया, इंटरनेट इतना सस्ता नहीं हुआ करता था, तो फैशन टीवी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था लड़कों में, भारत में भी। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि पूरी दुनिया में और भारत में भी जो अंग्रेजी मीडिया है उसमें जो रिपोर्टिंग हो रही है, उसमें जो है इस बात पर चिंता जाहिर की जा रही है या इस बात को नोट किया जा रहा है कि जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनका भारी उदय हुआ है ना? जैसे इटली की कोई पार्टी है, फ्रांस की कोई दक्षिणपंथी पार्टी है, तो ये सब आपस में हाथ मिला करके गठबंधन बना रहे हैं और वो यूरोपियन संसद में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को प्रमुखता देने के लिए अपने जैसे लोगों को जो है वहाँ पर चुन के भेजने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो ये एक मुद्दा है। इसमें जो है पूरी बात को अगर आप न भी जानते हो, लेकिन ये बहुत दिलचस्प रहेगा आपके लिए जानने के लिए कि जो इन्होंने गठबंधन के नाम रखे हैं, है ना? जैसे भारत में जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने गठबंधन बनाया और नाम रखा इंडिया। तो वो कहने की कोशिश ये कर रहे थे कि दरअसल असली भारत वो है ना? एक संदेश आप देते हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप अपने नाम से, अपने 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 झंडे से, अपने सिंबलिज्म से जो है कई प्रकार की औपचारिकताएं आप करते हैं। कई प्रकार की ऐसी आपकी आपकी कुछ रिचुअल्स होते हैं, जिन कुछ कर्मकांड ऐसे होते हैं जिनको आप करते हैं और उस माध्यम से संदेश देते हैं कि आप किसके साथ हैं, क्या चीज आपके लिए है, क्या आपकी राजनीतिक पहचान क्या है ना? किस विचारधारा के साथ आप खड़े हैं। तो ये सब जो है आप इस माध्यम से संदेश देते हैं। तो जो यूरोप की जो सबसे जो किंग मेकर जो गठबंधन कहा जा रहा है वो है ईसीआर, यूरोपियन कंजर्वेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स, है ना? अब ये गठबंधन का नाम बड़ा ये है, मतलब मजेदार है, दिलचस्प है कि जो यूरोप के जो परंपरावादी हैं या रूढ़िवादी भी कह लीजिए, है ना? परंपरावादी या रूढ़िवादी लोग हैं और जो रिफॉर्मिस्ट हैं, है ना? जो कि पूरा रद्द-बदल करना चाहते हैं। तो रद्द-बदल किसको करेंगे? जो वर्तमान में जो उन्मुक्त यूरोप है उसी को रद्द-बदल करना चाहेंगे, है ना? तो वो संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में जो चल रही है नीतियाँ, वर्तमान में जो लोगों का आना-जाना जो है लगभग उन्मुक्त रूप में है, उसको रोकने का प्रयास वो करना चाहते हैं। और भी जो बदलाव आ रहे हैं उनके समाज में, जो उनको महसूस हो रहा है और जिस पर वो जिसको रोकने के लिए जो है वो जनता का समर्थन चाहते हैं, है ना? उसके बारे में बात वो करना चाहते हैं। फिर एक गठबंधन है आपका आईडी, अ, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी, माफ़ी चाहता हूँ। आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी, आईडी नाम से। तो ये भी दक्षिणपंथी विचारधारा का है और नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है कोई यूरोपियन पहचान की बात कर रहा है, कि यूरोपियन कोई एक पहचान है और उस पहचान के साथ जो है लोकतंत्र को चलना होगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, जो भी लोग आए जा रहे हैं उनको आप अकोमोडेट किए जा रहे हो, उनको आप जो है उनको आप अ अ अ, मतलब शामिल किए जा रहे हो और पूरा एक गुलदस्ता बन गया और गुलदस्ते में जो है किसी भी एक फूल की पहचान नहीं है और सभी फूल अपने आप को जो है अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, है ना? तो वो उस तरह का उनका राजनीति है।
इसके अलावा जो है हंगरी की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, फिडेस करके जो है उसका नाम है, विक्टर ओर्बान प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, और उनकी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वो दक्षिणपंथी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि वो पुतिन के समर्थक माने जाते हैं। तो इसलिए जो है पुतिन का समर्थन करने के नाम से, या ये कहा जाए कि रूस के प्रति नरम रवैया होने के कारण जो है यूरोप के जो दक्षिणपंथी हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से उन्होंने अपने गठबंधन में स्वीकार नहीं किया इनको, लेकिन जाहिर सी बात है कि कई मुद्दों पर जो है विचारधारा समान होगी ही, है ना? तो ये भी जो है बाहरी लोगों का या डेमोग्राफी चेंज करने का, और मूल रूप से जो है हम ईसाई हैं, इस टाइप का जो है इनका विचारधारा जो है वो इसको प्रमोट करते हैं। फिर जर्मनी की जो पार्टी है, एएफडी, है ना, जिस पर कि काफी हाल में रिपोर्टिंग हुई है ना? जो भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग को पढ़ते रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि जर्मनी की ये जो पार्टी है, माने जर्मनी और फ्रांस जो है यूरोप के ग्रोथ इंजन कहे जाते हैं। जर्मनी और फ्रांस के चलते जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था चलती है, और वैसे में जर्मनी में जो है एएफडी नाम की पार्टी, और जिस तरह की विचारधारा है उनकी, और जिस तरह का उनके बारे में कुछ रिपोर्टिंग हुई है, ऐसा माना जाता है कि वो गैर जर्मन मूल के नागरिकों के प्रति जो है सख्त रवैया अपनाने के पक्ष में है ना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो कार्रवाई करना चाहते हैं, और हालाँकि उन पर भी चूँकि हाल में काफ़ी जर्मन सरकार ने सख्ती बरती है जितना हो सकता था। तो लेकिन वो राजनीतिक दल अभी भी हैं, एक वैलिड पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, और किसी राजनीतिक गठबंधन में ना भी हो, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने अपने तौर पे अच्छा प्रदर्शन किया है, और मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है वो 15 के आसपास उन्होंने सांसद भेजे हैं यूरोपियन संसद में। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो है दक्षिणपंथियों का काफ़ी उदय हो रहा है, और जो ग्रोथ इंजिन्स हैं, जो ऐसे देश हैं जो कि यूरोप यूरोप की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने वाले हैं, वहाँ पर जो है इनकी पकड़ मजबूत हुई है ना? तो अब मतलब ये डेमोग्राफी को चेंज होने से कितना रोक पाएँगे, या वहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उनकी आबादी को कितना रोक पाएँगे, ये सब तो अपने आप में प्रश्न है ना? ये सब अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि ऐसी पार्टियाँ जो हैं वो क्या करने वाली हैं? क्योंकि दुनिया में तो दुनिया के हिसाब से रहना पड़ेगा, है ना? तो किसी को धक्का देके निकालने वाली स्थिति तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो एक गोलबंदी हो रही है यूरोप में, एक बड़ा महाद्वीप है, और उस बड़े महाद्वीप में 27 देश हैं जो कि मिल करके यूरोपियन यूनियन बनाए हैं। 27 देश में जो है कहीं न कहीं एक साथ दक्षिणपंथ का उदय हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो वैश्वीकरण का जो एक माहौल था, जो 2000 के पहले से थोड़ा-सा शुरू हुआ, और उसके बाद कहा गया कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल विलेज है और हम सब एक ही गाँव के वासी हैं, है ना? दुनिया जो है एक गाँव है। लोगों को शुरुआत में जो है कुछ पैसे रुपए का लालच भी होता होगा, और शुरुआत में कुछ चकाचौंध वाली जीवन शैली का जो है आकर्षण हुआ रहा होगा। लेकिन अब जो स्थिति है दुनिया भर में, अब जो स्थिति है वो ये है कि दुनिया भर में ना कोई पैसे रुपए की बात, कोई बहुत ज़्यादा आकर्षण दिख रहा है लोगों को इस वैश्वीकरण में, और ना कोई जो है उनको अपनी पहचान भी डूबती और खत्म होती दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जो माने मैं अपने विचारधारा के लोगों को ढूँढ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना? जिस जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ, वहाँ पर मेरे विचारधारा के लोग, जो मेरी परंपरा है, जो मेरे जो विचार हैं, उसको उ उस तरह के लोग अब मिलने ही बंद हो गए हैं, क्योंकि जो है पूरी-पूरी जो है आबादी का ही बदलाव हो जा रहा है ना? पूरी-पूरी आबादी ही बदल रही है, और जो आबादी बदल भी रही है, पर दूसरी बात है कि कई लोग जो हैं वो जो मेरे विचार कर रहे होंगे, वो यहाँ से छोड़ के चलेगा कहीं और, है ना? तो वो कहीं और संघर्ष कर रहे हैं, वो अपना अपना सुबह ताला बंद करके निकलते हैं अपने कमरे से, और उसके बाद में वो अपना रोटी-पानी की तलाश में, और उसके बाद में फिर वो शाम को या रात में जो है खाना खा के लौटते हैं, और एक खटिया में पसर जाते हैं, या मोबाइल देखते हैं, बस यही उनका जीवन बच गया है। तो ये जो वैश्वीकरण वाली जो एक पद्धति चल निकली है, इसमें अब लोगों का कहीं न कहीं एक वितृष्णा हो रही है, लोगों का कहीं न कहीं एक मोह भंग हो रहा है ना? लेकिन भारत में को देख कर के थोड़ी चिंता इसलिए होती है कि यहाँ के समाज में अभी आकर्षण जो है उसके प्रति बना हुआ है, और यूरोप या अमेरिका में जिस तरह का सामाजिक नुकसान हुआ है,
और सामाजिक नुकसान के चलते जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा अभी जागरूकता यहाँ पर नहीं आई है ना? यहाँ पर नहीं आई है। तो इसको लेकर के जो है थोड़ी चिंता होनी चाहिए, है ना? अ, यूरोप में जो है परंपरावादी और रूढ़िवादी और बदलाव करने वाली बदलाव करने वाले जो जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो जो है चुनाव जीत के आ रही हैं, है ना? और एक से अधिक देशों में जो है चुनाव जीत रही हैं, इतना ज्यादा इनका प्रभाव बढ़ गया है। उसी रास्ते पर चल के हम कहाँ पहुंचेंगे हमको नहीं मालूम है। और आज जो परंपरा, जो रूढ़िवाद हमारे देश में है, जिसके चलते हमारी आबादी, हमारी बनावट, हमारे अंदर जो है थोड़ा संतुष्टि का भाव, हमारे अंदर जो है किसी के प्रति उपकृत होने का भाव, हमारे अंदर जो है एक एक दया भाव, मोह भाव, एक 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 कई प्रकार की जो फिलॉसफी होती है जिसके साथ हम बड़े हुए और जो हमारे जीन्स में जो है समाते चला गया, उसको हम कहीं खो रहे हैं, है ना? और वो बहुत मूल्यवान चीज़ है ना? ऐसा लगता होगा कि प्रत्यक्ष रूप में जो कई चीज़ें दिख रही हैं, वो ज़्यादा मूल्यवान हैं, लेकिन अ, जब इसको खो दिया जाएगा, जो भी समाज इसको खो देता है ना, तब उनको मालूम पड़ता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। तो अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि अभी जो है जैसे यूरोप की 2 प्रमुख महिला नेता हैं, इटली की जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस में मरीन ले पेन। तो ये जो हैं यूरोप में दक्षिणपंथ का चेहरा हैं। पुरुष जो हैं कहीं उतना नहीं दिख रहे हैं। अगर आप मान के चलें तो हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओर्बान, ये एक पुरुष श्रेणी में जो है कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व दिख दिख रहा है इनका, कि राजनीतिक रूप से सशक्त भी हैं और बोल भी रहे हैं और जो सच है उसको बोल रहे हैं। लेकिन बाकी जो यूरोप है, जो लिबरल यूरोप कहलाता है, जो वेस्टर्न यूरोप कहलाता है, वहाँ पर आम तौर से जो है उतना पुरुषों का बोलबाला नहीं है, वहाँ पे महिलाएँ ही जो हैं दक्षिणपंथ का झंडा उठाए हुए हैं। ये भी एक मज़ेदार बात है कि पुरुष क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिरकार अगर प्रतिक्रिया होगी इसके खिलाफ तो पुरुषों में भी होनी चाहिए। तो पुरुष क्यों नहीं उठा रहे हैं इसके प्रति झंडा, इस वैश्वीकरण के प्रति? तो ये भी एक सोचनीय विषय है कि क्या पुरुष पुरुष जो हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा अ, अशक्त कर दिए गए हैं इतने ज़्यादा कि वो कुछ बोलने समझने की स्थिति में नहीं है और इसलिए जो है जो महिलाएँ हैं वही सामने आकर के जो है अपनी बात रख रही हैं।